नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज की इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम उन इनविजिबल फोर्सेस को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे ग्लोबल वेदर को चलाती हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे एग्जाम्स के लिए इन कॉन्सेप्ट्स की डीप नॉलेज होना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के मौसम के इस अदृश्य इंजन के रहस्य को समझते हैं। इस सेशन का रोड मैप काफी क्लियर है। हम 5 की एरियाज कवर करेंगे। पहला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुदाब। दूसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। तीसरा, प्रेशर बेल्ट्स। चौथा, ग्लोबल विंड्स। और आखिर में कोरियोलिस फोर्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुदाब। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दरअसल है क्या? सिंपली पुट, ये हवा का वजन है जो पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। और ज्योग्राफी का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। हवा यानी पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले क्षेत्रों की ओर मूव करती हैं। ये सिद्धांत लिटरली पूरे वेदर सिस्टम का फाउंडेशन है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ कोर फैक्ट्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर 1013.25 मिलीबार होता है। इसे मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और मैप्स पर इस डेटा को आइसोबार्स यानी समदाब रेखाओं के थ्रू शो किया जाता है। ये वो लाइंस हैं जो इक्वल प्रेशर पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, एंटीसाइक्लोन यानी हाई प्रेशर, जहां हवा ठंडी, डेंस और नीचे आती हुई होती है। दूसरी तरफ साइक्लोन यानी लो प्रेशर, जहां हवा गर्म, लाइट और ऊपर उठती हुई होती है। ये लॉजिक सीधे तौर पर टेम्परेचर को एयर डेंसिटी से जोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं जो इन प्रेशर्स को मैनिपुलेट करते हैं? मेनली 5 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, टेम्परेचर या तापमान। गर्म हवा एक्सपैंड होती है और ठंडी हवा कॉन्ट्रैक्ट करती है। नंबर 2, एल्टीट्यूड। नंबर 3, वाटर वेपर, जो दरअसल हवा को हल्का बनाता है। नंबर 4, अर्थ्स रोटेशन, जिससे कोरियोलिस इफेक्ट क्रिएट होता है। और नंबर 5, ग्रेविटी। हर एक फैक्टर एयर डेंसिटी को डायनामिकली चेंज करता है। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ एक हाईली टेस्टेबल फैक्ट है। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ प्रेशर एग्जैक्टली कितनी तेजी से ड्रॉप होता है? रूल ऑफ थंब यह है कि हर 110 मीटर की ऊंचाई पर प्रेशर लगभग 10 मिलीबार कम हो जाता है। इस डेटा पॉइंट को बिल्कुल लॉक कर लेना चाहिए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रेशर बेल्ट्स यानी वायुदाब पेटियां। ये सारे थर्मल और डायनामिक फैक्टर्स मिलकर पृथ्वी पर 7 अलग अलग ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट करते हैं। एक शानदार सिमेट्री देखिए यहाँ। एक इक्वाटोरियल लो, भूमध्य रेखीय निम्न दाब 0 डिग्री पर। 2 सब ट्रॉपिकल हाइज, उपोष्ण उच्च दाब लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर। 2 सबपोलर लोज, उपध्रुवीय निम्न दाब 60 डिग्री पर। और 2 पोलर हाइज, ध्रुवीय उच्च दाब 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर। इक्वेटर से लेकर पोल्स तक एक परफेक्ट पैटर्न है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर इंटेंस सोलर हीट हवा को ऊपर उठाती है। इससे एक थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर जोन बनता है, जिसे डोल्ड्रम्स या शांत क्षेत्र कहते हैं। यही ITCG यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जहां ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं और हेवी ट्रॉपिकल रेन्स होती हैं। अब लगभग 30 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड पर क्या होता है? इक्वेटर से उठी हुई हवा ठंडी होकर यहां नीचे आती है। ये एक डायनामिक हाई प्रेशर जोन यानी सब ट्रॉपिकल हाई क्रिएट करती है। क्योंकि हैवी ठंडी हवा नीचे बैठ रही है, यही वो जोन है जहां दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल डेजर्ट्स जैसे सहारा और थार बनते हैं। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ट्रिविया भी है। इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों कहा जाता है? दरअसल पुराने समय में जब सेलिंग शिप्स का जमाना था, तब इन शांत बिना हवा वाले सब ट्रॉपिकल हाइज में जहाज अक्सर फंस जाते थे। पीने का पानी बचाने के लिए फंसे हुए नाविकों को मजबूरन अपने घोड़े समंदर में फेंकने पड़ते थे। काफी ड्रामेटिक है, पर इसीलिए इसका नाम द हॉर्स लैटिट्यूड्स पड़ गया। इसके विपरीत 60 डिग्री पर सब पोलर लोज होते हैं, जहां उपोष्ण और ध्रुवीय हवाओं का कन्वर्जेंस होता है और तूफान आते हैं। वहीं 90 डिग्री पर पोलर हाइज हैं, जहां हवा लिटरली फ्रीजिंग कोल्ड, भारी और कंप्लीटली सिंकिंग होती है। छात्रों के लिए ये हाई यील्ड समरी मैट्रिक्स बहुत क्रूशियल है। इसमें अक्षांश, लैटिट्यूड, दाब का प्रकार, प्रेशर टाइप, रीजन और वहां का मौसम वेदर परफेक्टली कैटेगराइज किया गया है।
जैसे ITZC थर्मल और लो है, जबकि 30 डिग्री डायनामिक और हाई है। इसे एक विजुअल रिवीजन टूल की तरह जरूर यूज करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 4 ग्लोबल विंड्स यानी वैश्विक पवनें। ये जो प्रेशर बेल्ट्स हमने देखी, यही हमारे ग्लोबल विंड सिस्टम्स यानी व्यापारिक पवनों से शुरुआत करते हैं। ये 0 से 30 डिग्री के बीच बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट होती है। ये बेहद रेगुलर विंड्स हैं जो महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर भारी बारिश लाती हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवनें, जो 30 से 60 डिग्री के बीच बहती हैं। ये काफ़ी वेरिएबल और तूफानी होती हैं। स्पेशली सदर्न हेमिस्फीयर में जहां लैंड मास कम है, ये नोटोरियसली पावरफुल हो जाती हैं। इनके हिस्टोरिकल मैरीटाइम नाम सुनिए, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s। काफ़ी इंटेंस है ना? और एक्सट्रीम्स पर हैं पोलर ईस्टर्लीज यानी ध्रुवीय पवनें 60 से 90 डिग्री के बीच। ये एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई विंड्स होती हैं जो पोलर हाइज से नीचे सब पोलर लोज की तरफ आती हैं। जब ये फ्रीजिंग हवाएं वार्मर वेस्टर्लीज से मिलती हैं तो वहां पोलर फ्रंट बनता है जो तूफानों का कारण है। विंड डायरेक्शन और उनके फीचर्स को ट्रैक करने के लिए ये दूसरा क्रिटिकल डेटा मैट्रिक्स है। हर अक्षांश और विंड बेल्ट का डायरेक्शन दोनों हेमिस्फीयर्स में क्या है, वो इस परफेक्ट विजुअल टेकअवे में मौजूद है। पवनों को समझने के लिए इसे मास्टर करना बहुत जरूरी है। और आखिर में सेक्शन 5 कोरियोलिस फोर्स यानी कोरियोलिस बल। एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट, ये हवाएं बिल्कुल सीधी रेखा में क्यों नहीं बहती? इसका रीजन है कोरियोलिस फोर्स और फेरल्स लॉ, फेरल का नियम। पृथ्वी के रोटेशन की वजह से मूविंग एयर और वाटर की दिशा डिफ्लेक्ट हो जाती है। याद रखने वाली बात यह है कि ये फोर्स इक्वेटर पर एब्सोल्युटली जीरो होती है और पोल्स पर मैक्सिमम। अब इस डिफ्लेक्शन के रूल्स देखते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपनी दाईं ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन बाईं ओर होता है और चक्रवात क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाइस बैलेट्स लॉ और जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जो समताप रेखाओं के समानांतर बहती हैं, वो कंप्लीटली इन्हीं रोटेशनल रूल्स पर बेस्ड हैं। तो इस सब को समझने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल दिमाग में आता है। इन मैसिव इनविजिबल इंजन्स और रोटेशन को कंसिडर करते हुए अगर इन ग्लोबल बेल्ट्स में थोड़ा सा भी थर्मल शिफ्ट आ जाए तो हमारे आने वाले मॉनसून और ग्लोबल क्लाइमेट का फ्यूचर क्या होगा? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टेरिटरी है जो हमें क्लाइमेट डायनामिक्स को और भी डीपली एक्सप्लोर करने के लिए पुश करती है। इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।